Reactions due to carboxylic group of carboxylic acid। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ते हैं। इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए, सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताई हैं वो रिएक्शंस जिसमें OH बॉन्ड का H रिमूव होता है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। दूसरी रिएक्शंस हमने दूसरे पार्ट में देखी जो ड्यू टू OH के कारण हो रही थी। आज हम उन रिएक्शंस को देखेंगे जिसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन जैसा वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि डी मतलब निकल जाना, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें पूरा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये रिएक्शन किसके द्वारा होती है, तो सोडा लाइम के द्वारा। सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CaO, इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम से रिएक्ट होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन हमेशा एक कम हो जाता है। एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन में कितने की कमी आएगी, एक की। तो देखिए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही सोडा लाइम से रिएक्ट होता है, ये एसिड है, ये बेस है, रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते ही हैं। ये वाली रिएक्शन हालांकि आपको वहाँ लिखनी नहीं होती है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये सोडियम एसीटेट कैसे बना। तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। यहाँ से H या OH जो भी आप निकालें, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, ये H2O रिमूव हुआ और हमें क्या मिल गया, RCOONA। अब ये RCONA आपका सोडा लाइम से रिएक्ट करता है और सोडा लाइम में RCOONA सोडा लाइम से रिएक्ट करता है और क्या पूरा ग्रुप बाहर हो जाता है Na2CO3 बनाकर। Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा और आपको एल्केन मिल जाएंगे। चूंकि इसमें ये पूरा COH ग्रुप आपका रिमूव हो गया, इसलिए इस मेथड को कौन सी मेथड कहा जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन। और ये इस मेथड से को ड्यूमा मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ड्यूमास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। जब हमें मीथेन बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, आर को किससे रिप्लेस करते हैं, CH3 से। CH3COONA किसके, NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम रहेगा, Na2CO3 पूरा बाहर होगा, ये H यहाँ आकर ऐड होगा और ये क्या बन जाएगा, CH4 प्लस Na2CO3। तो इस तरह मीथेन प्रिपेयर की जाती है कौन सी मेथड से, ड्यूमास मेथड से। इसमें पूरा COOH ग्रुप बाहर होता है, इसलिए इसे डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो बच्चों इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी रिडक्शन। पहली डीकार्बोक्सिलेशन हमने देखी, अब रिडक्शन। जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए रिडक्शन किसे कहते हैं तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, या तो उसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो या उसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो, ये प्रोसेस कहलाती है रिडक्शन। जब इन दोनों में से कोई एक होता है तो उसे हम पार्शियल रिडक्शन कहते हैं। और जब दोनों चीज़ें हो जाए कि ऑक्सीजन रिमूव भी हो जाए और हाइड्रोजन ऐड भी हो जाए तो उसे हम कंप्लीट रिडक्शन कहते हैं। तो जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनका पार्शियल रिडक्शन भी होता है और इनका कंप्लीट रिडक्शन भी होता है। पार्शियल रिडक्शन जब भी होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी एक ही बॉन्ड रहेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये डबल बॉन्ड O निकलता है और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होते हैं। देखिए O निकलेगा तो दो वैलेंसी फ्री होंगी, दोनों पर एक एक H जाएगा। अब ये पार्शियल रिडक्शन के लिए हम यूज़ किसे किसे कर सकते हैं, तो पार्शियल रिडक्शन के लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो ईथर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो उसे यूज़ कर सकते हैं। डाइबोरेन B2H6 इसे यूज़ कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, या कॉपर क्रोमाइड, कॉपर क्रोमाइड का यूज़ आप कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। कॉपर क्रोमाइड जब लेते हैं तो इसको हाइड्रोजन द्वारा रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे इजी पड़ता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को याद रखना, तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को याद रखिए और देखिए रिएक्शन कैसे होती है। RCOOH था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4H देता है। किसकी प्रेजेंस ले रहे हैं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। ये H2O को रिमूव करेगा। H2O जब निकला तो आपकी दो वैलेंसी फ्री होंगी, दोनों पर एक एक H जाएगा और आपको क्या मिल जाएंगे, एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियली
कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियली रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। इसमें कभी भी हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ नहीं कर सकते। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ख़ास तौर से यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये था पार्शियल रिडक्शन। अब हम देखते हैं कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ HI हाइड्रोआयोडिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ये फास्फोरस आपका कौन सा है, रेड फास्फोरस, एंड टेम्परेचर 225 डिग्री सेल्सियस। जब ये रिएक्ट होता है, देखिए कंप्लीट रिडक्शन होगा, मैंने क्या कहा है आपको, पूरे O निकलेंगे और एडिशन होगा हाइड्रोजन का। तो O कितने हैं, 2। यदि हम 2 O निकालें तो 2H2O हमें चाहिए। 2 O, यदि 2 ऑक्सीजन यहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं तो इट फॉर्म 2H2O, मतलब आपको 4H तो यही चाहिए। और यदि ये निकला है तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी जो फ्री होंगी उसके लिए हमें हाइड्रोजन कितने चाहिए, तो ये बनाएगा RCH3। एक H तो है, 2H और चाहिए आपको, मतलब 4H यहाँ के लिए, 2H इसमें ऐड होने के लिए, तो टोटल आप कितने HI लेंगे, 6HI। अब 6HI लिए, यहाँ कहीं I का तो यूज़ हो ही नहीं रहा है, तो ये I किसके रूप में अलग हो जाता है, आयोडीन के फॉर्म में अलग हो जाता है। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्केन बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन हैं उतने वाला एल्केन बनता है यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को HI के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में 225 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दें। यदि आपका यहाँ पर ये CH3 होता तो आपको क्या बन जाता, CH3 मतलब ईथेन। तो एसिटेट, इससे मीथेन बनाना हो तो डीकार्बोक्सिलेशन कर दें, अभी मैंने बताया था। CH3CONA NaOH CaO की प्रेजेंस में यदि हम इससे गर्म कर दें तो हमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा और क्या मिल जाएगा, मीथेन। तो इससे यदि हमें सोडियम एसीटेट से यदि हमें मीथेन बनाना है तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, एक कार्बन कम हो जाता है। यदि हमें इतने ही कार्बन वाला एल्केन चाहिए तो इसका एक मेथड है कि उसे हम रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में HI से रिएक्ट करा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, जितने कार्बन वाला आपका एसिड है उतने कार्बन वाला आपको एल्केन यहाँ पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट मेथड है कोलबेज मेथड। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन। इस कोलबेज मेथड में भी हम जो यूज़ करेंगे एसिटिक एसिड ना लेकर उसका सोडियम सॉल्ट लेंगे। जैसे डीकार्बोक्सिलेशन में सोडियम एसीटेट या सोडियम सॉल्ट लिया था जब NaOH और CO से रिएक्ट कराया, ठीक उसी तरह यहाँ भी हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं, किसका, एसिड का। तो एसिड का सोडियम सॉल्ट मतलब उसका H रिमूव करके Na लगा दें तो ये उसका सोडियम सॉल्ट हो गया। जैसे ही इस सोडियम सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में चेंज करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये अपने आयनों में डिसोसिएट होगा, माइनस और Na पर क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन है, डीकार्बोक्सिलेशन है मतलब ये CO ग्रुप तो आपका बाहर होगा, लेकिन किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो इलेक्ट्रिसिटी यदि हम कहीं पर इलेक्ट्रोलाइटिक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें सेल में 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। एक एनोड एक कैथोड। एनोड मतलब आपका कैसा पार्ट, सेल का पॉजिटिव पार्ट। कैथोड मतलब सेल का नेगेटिव पार्ट। अब पॉजिटिव पर कौन जाएगा, तो नेगेटिव वाला आपका ये CH3CO माइनस जो एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन कहाँ जाएगा, एनोड पर, और सोडियम आयन कहाँ जाएगा, कैथोड पर। अब जब ये एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड कहलाते हैं कॉमनली, ये कोई भी आयन जब इलेक्ट्रोड पर जाता है तो उसका इलेक्ट्रोड पर पहुंचने का एक ही एम होता है। जैसे आपका स्कूल जाने का एक एम है ना कि आप एजुकेशन लेने के लिए स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन क्यों ले रहे हैं, ताकि जॉब मिले। तो उसी तरह कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन जब इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं तो उनका एक ही एम होता है कि उन पर जो चार्ज है उससे वो फ्री हो जाए। अब इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था, ये इस चार्ज से फ्री होना चाहता है, तो जाहिर सी बात है जो लिया है वो लौटा दे। इसलिए जितने चार्ज होते हैं, एक पर एक चार्ज है तो दो दो इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकालेंगे और किस में बदल जाएंगे, चार्ज फ्री स्पीशीज में। किस में बदल जाएंगे, चार्ज फ्री स्पीशीज में ये चेंज हो जाएंगे। अब जैसे ही इसमें से चार्ज फ्री होते हैं ये CO2 गैस के रूप में क्या होगी, रिमूव हो जाएगी और आपको 2 CH3 मिल जाएंगे।
मिथाइल रेडिकल। अब इसे रेडिकल मैं क्यों कह रही हूँ, तो देखो CH3 कार्बन की हमेशा कितनी वैलेंसी होती है, 4। यदि ये CH3 है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये फ्री रेडिकल कहलाएगा। ये दो मिथाइल रेडिकल आपस में, ये दूसरा मिथाइल भी है ऐसे ही। अब कार्बन को वैलेंसी तो 4 करनी होती है, तो ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे और क्या बना देंगे, तो 2 मिथाइल व्हेन रिएक्ट्स विथ ईच अदर टू कंप्लीट देयर वैलेंसी दे फॉर्म C2H6 मीन्स इथेन। तो हमें यहाँ भी आपका जितने कार्बन वाला था उतने ही कार्बन का मिल रहा है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल से। इससे पहले जो मैंने मेथड आपको बताई थी रेड फास्फोरस और HI, तो उसमें एक ही मॉलिक्यूल आपको इथेन में कन्वर्ट होता मिल रहा था। अब देखिए क्या हुआ, ये Na पर प्लस था, Na कहाँ आया है, कैथोड पर। ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होना चाहेगा, फ्री होना चाहेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो इसने रिलीज किए हैं कैथोड पर, सोडियम उसे एक्सेप्ट करेगा और किस में बदल जाएगा, Na में। सोडियम इज ये Na एक्वस सॉल्यूशन है, तो जाहिर सी बात है वहाँ वाटर है, Na वाटर से रिएक्ट करेगा, NaOH बनाएगा। वाटर क्या था, HOH। तो एक Na ने एक OH, दूसरे Na ने दूसरे OH लिया, 2 H बचे। ये भी आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, H2। इस तरह कैथोड पर हमें H2 और एनोड पर हमें इथेन मिल जाती है। तो इसमें जनरली कोल्बे के इलेक्ट्रोलिसिस में कोल्बे के इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन में आपको ये प्रश्न किया जाता है कि इथेन आपको कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो इथेन कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, एनोड पर। मेरे ख्याल से रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होंगी। इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जब भी हम कर रहे हैं तो जो भी आपका सब्सटेंस रहता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनायन और कैटायन में चेंज होता है। एनोड मतलब पॉजिटिव पार्ट, कैथोड मतलब नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे पहुंचता है। दोनों का वहां पहुंचने का एम अपने चार्जेस से फ्री होना। तो एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ताकि दोनों फ्री हो सकें अपने चार्जेस से। चार्जेस फ्री होने के बाद CO2 रिमूव हो जाती है, 2 मिथाइल रेडिकल रह जाते हैं। ये मिथाइल रेडिकल रिएक्ट करके इथेन बना देते हैं। ये कोलबेस का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपकी हुस्डीकर मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, जितनी भी नेम रिएक्शन होती हैं वैसे भी वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस हुस्डीकर में हम क्या करते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेते हैं। फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट ब्रोमीन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड AgBr से रिएक्ट करके क्या बना देगा, AgBr। CO2 गैस के रूप में रिमूव हो जाएगी। अब आपका एक Br रह गया, वो इस R से क्रिया करके क्या दे देगा, एल्किल ब्रोमाइड। तो मैं पहले भी बताती हूँ, रिएक्शन की वर्डिंग आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, कौन किससे किसकी प्रेजेंस में क्या बना रहा है। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, दे फॉर्म एल्किल ब्रोमाइड। दिस मेथड इज नोन एज हुस्डीकर मेथड, या दिस रिएक्शन इज नोन एज हुस्डीकर रिएक्शन। जो भी आप बोलना चाहें इस तरह। आपकी ये बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसे ज़रूर याद कीजिएगा। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड। दिस मेथड इज नोन एज हुस्डीकर मेथड। CO2 ये निकलेगी, AgBr और RBr आपका फॉर्म हो जाएगा। क्या होती है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ हाइड्राजोइक एसिड N3H, दिस इज हाइड्राजोइक एसिड। N2 गैस यहाँ से, CO2 गैस यहाँ से, बाकी क्या रह गया, तो RNH2 प्राइमरी एमीन आर फॉर्म। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्मिथ रिएक्शन। Carboxylic acid react with hydrozoic acid and they form primary amine. This reaction is known as Schmidt reaction. It is very important reaction और कन्वर्जन में ये बहुत काम में आती है। तो ये प्राइमरी एमीन बनते हैं इसमें। इस रिएक्शन को आपको याद रखना है। Now we are going to learn reaction due to alkyl group of carboxylic acid. रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप। तो इसमें सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, वो है हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन।
इस रिएक्शन में हम क्या होता है, इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ये अल्फा कार्बन हो। अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। जब इन पर हम हैलोजन की रिएक्शन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो जो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में जब हैलोजन रिएक्ट करते हैं तो ये इस ग्रुप पर, फंक्शनल ग्रुप पर कोई अटैक नहीं करते, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एक H HCl के रूप में निकलेगा और आपको यहाँ CHCl COOH मिल जाएगा। ये रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाती है, हेल-वोलार्ड्स जेलेंस्की रिएक्शन। यदि आपके पास अभी भी Cl2 और रेड फास्फोरस है तो रिएक्शन आगे होगी, ये वाला H निकलेगा, CH3 Cl Cl COOH आपको मिल जाएगा। इस तरह देखिए जो पहला वाला बना ये अल्फ़ा था, अल्फ़ा क्लोरो 1 2 3 अल्फ़ा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड, इसका नाम क्या है, अल्फ़ा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। अब इसमें क्या हो गया, 2 क्लोरो हो गए तो अल्फ़ा डाइक्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। ये जो है ना, जब 2 क्लोरो लगे हैं तो अल्फ़ा डाइक्लोरो प्रोपियोनिक एसिड इसका नेमिंग होगी। ये जो आपकी हेल-वोलार्ड्स जेलेंस्की रिएक्शन है, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट बनता है, मान लीजिए आपने लिया होता CH3 COOH, एक H रिमूव होता ये वाला है ना, और एक Cl लगता। अब इस Cl को यदि हम OH से रिप्लेस कर देते तो हमें क्या मिल जाता, ग्लाइकोलिक एसिड मिल जाता। यदि हम इसे NH2 से रिप्लेस कर देते तो NH2 से रिप्लेस करने पर ये ग्लाइसिन बन जाता। तो Cl को हम, जो अल्फ़ा पोजीशन का Cl है, उसे कई प्रोडक्ट उससे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए HVZ रिएक्शन बेहद इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसे ध्यान से समझिए, एक बार फिर सुन लीजिए। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं या ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और आपको अल्फ़ा डेरिवेटिव, अल्फ़ा हेलो डेरिवेटिव ऑफ एसिड देते हैं। ये अल्फ़ा हेलो डेरिवेटिव्स जो हैं ये आगे जाकर बहुत से कंपाउंड्स को बनाने में यूज़ होते हैं, इसलिए ये HVZ रिएक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने आपको सारी करा दी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा जो आपको करना है उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में डिफरेंस ज़रूर याद कीजिएगा कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड एक दूसरे से कैसे डिफर हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इसके कंपेयर में कैसे हैं, वीकर एसिड है। फॉर्मिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ नहीं हो सकता। फॉर्मिक एसिड को जब भी हम कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ये अपने में से वाटर को रिमूव करता है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की लेबोरेटरी मेथड भी है कि फॉर्मिक एसिड रिएक्ट हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 दे फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन एसिटिक एसिड इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं देता। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसी तरह फॉर्मिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को, फॉर्मिक एसिड के सोडियम सॉल्ट को लेकर जब हम हीट करते हैं तो ये अपने में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और क्या बना देता है, सोडियम ऑक्सीलेट। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है, ये इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं देते। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको इससे संबंधित नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं आपको इनके नोट्स अवश्य आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।